Seven Powerful Psychological Tips by Charlie Munger। चार्ली मंगर एक ऐसा नाम जिसे शायद हम में से कई लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन इनकी बताई गई साइकोलॉजिकल टिप्स को हमने अपनी लाइफ में जाने अनजाने में कई बार ऑब्जर्व भी किया है और फॉलो भी किया है। पर उससे पहले सवाल ये आता है कि कौन है चार्ली मंगर। चार्ली मंगर एक बहुत ही फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर थे, जिन्होंने एक दूसरे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे के साथ कई साल काम किया। चार्ली मंगर 1 जनवरी 1924 को यूएस में पैदा हुए थे और अभी हाल ही में 28 नवंबर 2023 को उनकी डेथ हो गई। अगर चार्ली मंगर अभी जिंदा होते तो इस नए साल पर वो अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट करते। चार्ली एक इन्वेस्टर बनने से पहले कुछ सालों तक यूएस आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर थे। इसके बाद उन्होंने एक लॉ स्कूल भी ज्वाइन किया था, जिसे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। अपनी जिंदगी के 99 इयर्स में चार्ली मंगर ने बहुत परेशानियां देखी, लेकिन उन परेशानियों से सीख लेकर उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कई इंस्टीट्यूशंस को डोनेशंस दिए। उन्होंने जिंदगी में सीखी अपनी विजडम को शेयर करने के लिए कई किताबें भी लिखी। चार्ली एक इन्वेस्टर जरूर थे, लेकिन जिंदगी को देखने का उनका जो नजरिया था वो हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि लाइफ के बाकी एरियाज में भी बहुत हेल्प करेगा। ये शो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस शो में बताई गई बातें वाकई आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगी। आप जानते हैं, जब हम चीजों को सीखते हैं तो हमें उतना मजा नहीं आता, लेकिन जब उन्हीं सीखी हुई चीजों से हम खुद अपने लिए नए रास्ते बनाते हैं, नई सीख बनाते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें लाइफ बहुत आसान लगने लगती है। ये शो भी आपको उसी नई सीख तक ले जाने वाला है। अब तक भले ही आप चार्ली मंगर के नाम से अनजान थे, लेकिन इस शो को सुनने के बाद आप उनके और उनकी साइकोलॉजिकल टिप्स के फैन बनने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं 7 साइकोलॉजिकल टिप्स बाय चार्ली मंगर। जैसा कि हमने जाना कि चार्ली मंगर ने अपनी जिंदगी में एज एन इन्वेस्टर बहुत नाम कमाया है, तो जाहिर है कि उन्हें इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज रहा होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट में आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। एक सही कंपनी में, एक सही बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है, और यही हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसे फायदा हो। आप ही बताइए, अगर आपको किसी फील्ड या फिर बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है तो क्या आप वो काम करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। चार्ली मंगर ने इन्वेस्टमेंट के इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बताया कि हर एक इंसान रिवॉर्ड के लिए काम करना पसंद करता है, इसीलिए रिवॉर्ड या इंसेंटिव में वो पावर होती है कि ये इंसान को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी मजदूर को एक दिन काम करने के लिए 500 रुपए मिलते हैं और महीने में सिर्फ 5 दिन छुट्टी मिलती है, और वो मजदूर अगर दिन भर अपनी नॉर्मल स्पीड में काम करता है तो आपका काम 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका काम 1 महीने की जगह 20 दिन में पूरा हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि काम जल्दी खत्म करने के लिए मजदूर को 1 दिन में ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन आप उससे ये मेहनत करवाएंगे कैसे जब उसे कम मेहनत करके भी दिन के 500 रुपए ही मिलने हैं और ज्यादा मेहनत करके भी 500 रुपए ही मिलने हैं, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा? यानी कि यहां समझने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान तब तक खुद से अपनी लिमिट्स पुश नहीं करेगा जब तक कि उसे अपना फायदा नजर ना आए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम 20 दिन में पूरा हो जाए तो आपको उस मजदूर को दिन के 500 की जगह 700 रुपए ऑफर करने चाहिए। इससे उसके पास काम करने का मोटिवेशन होगा और वो सोचेगा कि फटाफट से काम 20 दिन में पूरा करके मैं कोई और काम ढूंढूंगा या फिर 10 दिन आराम करूंगा। सेम कॉन्सेप्ट हम अपनी लाइफ में रोजाना न जाने कितनी जगह अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां एग्जाम सिर पर होते हैं और उन्हें पढ़ने का दिल नहीं करता। ऐसे में अगर वो पढ़ाई के बदले खुद को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने के बारे में सोच लें
तो इससे उन्हें पढ़ने का मोटिवेशन मिल जाएगा। दूसरे वो लोग जो महीने की पहली तारीख मंडे या फिर न्यू ईयर पर सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाने का, जिम जाने का या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का मन तो बनाते हैं, लेकिन कभी उसे पूरा ही नहीं कर पाते। अगर आप लोग भी जिम जाने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए खुद को किसी रिवॉर्ड का लालच देंगे, तो हो सकता है कि आप 2024 में अपनी लाइफ बदल सकें, क्योंकि इस बार तो न्यू ईयर, मंडे और पहली तारीख सब कुछ साथ ही आने वाली है। दुनिया में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हर फैसला 5 मिनट में ले लेते हैं, और दूसरे वो जो सोच समझकर अपना पूरा समय लेकर सारे प्रोज और कॉन्स सोचकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि ज्यादातर लोग अपना डिसीजन डिले करना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो चार्ली ने अपनी बुक में शेयर किया है। वो इंसान जिसे किसी बात का डर होता है या जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं चाहता, वो अपना डिसीजन जल्दी लेकर खुद को स्ट्रेस फ्री रखना चाहता है। क्योंकि अगर वो अपना डिसीजन डिले करेगा तो उसे उस डिसीजन के बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पर ध्यान देना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में हो सकता है कि उसे कोई नई प्रॉब्लम नजर आ जाए जिसे हैंडल करने के लिए वो तैयार नहीं हो। इसीलिए हम में से कई लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि अभी तो इस काम को कर लेते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जो होगा देखा जाएगा वाला हमारा ये एटीट्यूड क्या हमें लाइफ में सही जगह लेकर जा सकता है? हो सकता है कि अभी आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बचने के लिए 5 मिनट में डिसीजन ले लें और फिर आगे कुछ ऐसा हो जाए जो आपसे देखा ही ना जाए। अगर आप एपिसोड 1 से इस बात को नोटिस करते आए हों, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी इंस्टेंट सोच की है। न जाने क्यों आजकल ना तो हम बैठकर शांति से बात करना चाहते हैं, ना ही कुछ सोचना चाहते हैं। सब कुछ हमें एकदम इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट जजमेंट, इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट फीडबैक। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने किसी इंपॉर्टेंट या फिर जनरल मैटर में भी डिसीजन लेना हो, तो एक बार शांति से बैठकर उसके सभी पॉइंट्स के बारे में सोचिएगा और खुद को थोड़ा टाइम देकर डिसीजन लीजिएगा। कंसिस्टेंसी, ये वर्ड सुनने में बड़ा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अब तक हमने इसका रिलेशन सिर्फ पॉजिटिव चीजों के साथ देखा है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क में कंसिस्टेंसी, अपने गोल्स को अचीव करने में कंसिस्टेंसी, एटसेट्रा। लेकिन इस वर्ड की वजह से आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है। क्या आपने आज तक ये बात नोटिस की है कि हमें बुरी आदत इतनी जल्दी कैसे लग जाती है, जबकि अच्छी आदत तो कभी इतनी जल्दी हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनती? जब भी हम सोचते हैं कि हम में कोई बुरी आदत है और हमें उसे बदलना चाहिए, तो हमारा ब्रेन सडनली इस आइडिया को रेजिस्ट करने लगता है, इसे रोकने लगता है। आपको अगर देर से उठने की आदत है और एक दिन आप जोश में आकर यह डिसाइड कर लें कि कल से तो मैं जल्दी ही उठूंगा चाहे कुछ हो जाए, तो नेक्स्ट डे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको जल्दी न उठने के बहाने देने लगता है। अलार्म बजते ही आपके माइंड में दुनिया भर के थॉट्स आने लगते हैं जो आपको यह कन्विंस करने में लगे होते हैं कि आपको वापस सो जाना चाहिए। इसी को चार्ली ने इनकंसिस्टेंसी अवॉइडिंग टेंडेंसी बताया है, यानी कि हमारे माइंड को किसी भी चीज में इनकंसिस्टेंसी या चेंज पसंद नहीं है। अगर आप किसी हैबिट को सालों से फॉलो करते आ रहे थे, तो आपका माइंड उसे आसानी से चेंज करने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि उसे कंसिस्टेंसी पसंद है। अब यह आपके ऊपर है कि अपने माइंड की इस टेंडेंसी को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस टेंडेंसी को अगर आप पॉजिटिव वे में यूज करना चाहते हैं, तो आप अपनी गुड हैबिट्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना शुरू कीजिए, ताकि आपका माइंड अच्छी आदतों में कंसिस्टेंट रहे। दूसरा तरीका हो सकता है अपनी बैड हैबिट्स को इनिशियल स्टेज पर रोक देना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, यानी इलाज से अच्छा है बचाव। इसी तरह अगर हम बैड हैबिट्स की बात करें,
तो उन्हें सुधारने से अच्छा है उनसे बचना, क्योंकि एक बार अगर हमें किसी चीज की आदत लग गई तो उसे चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन उस आदत को अगर हम इनिशियल स्टेज पर ही रोक दें, उससे बच जाएं, उसे बढ़ने ही ना दें, तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चार्ली मंगर और वॉरेन बफे बिजनेस पार्टनर्स होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इन दोनों की दोस्ती लगभग 62 साल पुरानी है। दोनों यूएस के एक ही शहर ओमाहा से हैं और दोनों का ही नाम दुनिया के टॉप बिलियनियर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल है। अपनी फ्रेंडशिप पर बात करते हुए वॉरेन बफे ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चार्ली मंगर और उनके बीच इन 62 सालों में कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर चीज को लेकर उनकी सोच या उनका ओपिनियन हमेशा सेम रहा हो, लेकिन फिर भी उनके बीच कभी बहस या लड़ाई नहीं हुई। ये एक बहुत हैरत की बात है। दरअसल चार्ली मंगर का कहना था कि हमें हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जिन्हें हम पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं और जिनके साथ काम करने में हमें मजा आता हो। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे दोस्तों में भले ही कितनी कमियां हो, हमें हमेशा उनकी अच्छाई ही नजर आती है, क्योंकि जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जिन लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी कुछ गलतियां, कुछ कमियां नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे दिल में उन लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट, जो प्यार होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि उसके सामने ये छोटी मोटी गलतियां कोई मायने ही नहीं रखती। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहकर ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब आप चार्ली मंगर और वॉरेन बफे को ही देख लीजिए। इन दोनों के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अपने अपने व्यूज और थॉट्स रहे होंगे, लेकिन कभी भी इन दोनों में ना तो एक दूसरे के प्रति कोई जेलसी दिखाई दी, ना ही खुद को सही प्रूव करने की होड़। उन दोनों ने ही एक दूसरे के डिसीजंस को एक्सेप्ट किया और साथ मिलकर काम किया, जिसका रिजल्ट है उनकी कंपनी की सक्सेस, जो आज पूरी दुनिया जानती है। आप जहां भी काम करते हैं या पढ़ते हैं, वहां एक बार इस चीज को नोटिस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपके वर्क प्लेस पर कई ऐसे लोग होंगे जिनसे आप रोज हाय हेलो तो करते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में अगर वो इंसान आकर आपसे कोई अच्छी बात भी कहेगा, तब भी आप उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे और उस इंसान के बारे में अपने मन में गलत सोचेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आकर आपसे कुछ कह देता है, तो उसकी गलत बात को भी हम इग्नोर करके उससे हंसकर बात करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको अपनी लाइफ में कई जगह काम आ सकता है। जिस तरह हमने अपने पिछले एपिसोड में लाइकिंग टेंडेंसी के बारे में जाना, उसी तरह मंगर ने हेटिंग या डिसलाइकिंग टेंडेंसी की भी बात कही है। जिस तरह हमारे अंदर कुछ चीजों और कुछ लोगों के लिए नेचुरल लाइकिंग होती है, उसी तरह नेचुरल हेट्रेड भी होती है। आपने देखा होगा कि कई बार बिना किसी पर्सनल इंटरैक्शन या बिना किसी बात के ही हम कुछ इंसानों को पसंद नहीं करते। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से हो इसलिए, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हो इसलिए, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप, ऑफिस या कॉलेज से हो इसलिए। हमारे अंदर, हमारे सिस्टम में पहले से ही इन चीजों के लिए एक हेट्रेड क्रिएट हो चुकी होती है, जो उस इंसान के ट्रू नेचर या फिर उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से होती है। इस हेट्रेड, इस नफरत का रिजल्ट लाइकिंग टेंडेंसी से एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। जिस तरह हम अपने पसंदीदा लोगों की गलतियां छुपाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उसी तरह जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, उनकी अच्छी बातें इग्नोर करने लगते हैं, उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसा करके हम अपने अंदर की नफरत को किसी ना किसी तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कई बार हमारी ये हेट्रेड टेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि हमें इसके शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चार्ली मंगर ने इस टेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हुए और इसका एग्जाम्पल देते हुए लिखा है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था,
तब कई पाकिस्तानीज ने बिना पूरी बात जाने ये कह दिया था कि ये हिंदूज ने किया है। वहीं कई मुस्लिम्स ने ये कहा था कि ये ज्यूज का काम है। ऐसी सिचुएशन में जब लोगों के मन में किसी एक ग्रुप को लेकर नफरत बढ़ जाती है तो फिर उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाना और सच्चाई तक ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह की थिंकिंग के बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी इंसिडेंट पर या किसी इंसान पर अपनी राय दें या उस पर कमेंट करें तो खुद से ये जरूर पूछिए कि क्या मैं इस इंसिडेंट या इंसान से जुड़ी हर एक बात जानता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कमेंट मैं अपनी डिसलाइकिंग टेंडेंसी की वजह से कर रहा हूं? जब हम बच्चे होते हैं तब हम अक्सर कई सारे सवाल करते हैं कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये चीज वैसी क्यों है, आपने इस काम को ऐसे ही क्यों किया, है ना? लेकिन बड़े होते होते हमारे सवाल कम होते जाते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट चीजों को सीखने में कम बल्कि उन्हें अप्लाई करने में ज्यादा होता है। क्या आपने कभी खुद से यह बात कही है कि अगर न्यूटन पर एप्पल गिरा ही था तो उन्हें चुपचाप से एप्पल खा लेना चाहिए था? वो क्यों गिरा, कैसे गिरा, इतना सोचने की क्या जरूरत थी? आई एम श्योर सभी बच्चे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से परेशान होकर लाइफ में एक ना एक बार तो ये बात कहते ही हैं। इनफैक्ट सभी साइंटिस्ट्स के बारे में कभी ना कभी हमारा यही कहना रहा है कि अगर इनमें नई चीजों को जानने की इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती तो शायद हमें इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए कि क्या वाकई उनकी क्यूरियोसिटी ने हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं? वो मोबाइल फोन जो इस वक्त आपके पास है वो किसी की इसी क्यूरियोसिटी का रिजल्ट है। वो गाड़ी जिसमें बैठकर आप रोज ऑफिस जाते हैं वो भी इसी क्यूरियोसिटी की वजह से है। आपके घर की हर एक मशीन, स्पेस में भेजा गया हर एक ऑब्जेक्ट, हमारी ईज के लिए यूज किए जाने वाले गैजेट्स, मेडिसिन्स और लाखों छोटी बड़ी चीजें, सब कुछ इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हैं। अगर उस वक्त किसी ने खुद से यह ना पूछा होता कि ऐसा क्यों, तो शायद आज भी हम जंगलों में, गुफाओं में रह रहे होते, जमीन पर सो रहे होते, जानवरों का शिकार कर रहे होते या फिर शायद खुद उनका शिकार हो रहे होते। इसीलिए वाई एक मैजिकल वर्ड है। आपकी क्यूरियोसिटी आपको इस दुनिया में कहीं भी ले जाने की ताकत रखती है। जनरली हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि ये क्यूरियोसिटी अवॉइड कर देता है। ये सोचता है कि हो रहा है तो होने दो, हमें क्या। लेकिन जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक किसी नई जगह नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आस्क क्वेश्चन, आस्क व्हाई। अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, आंसर ढूंढो। हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो दुनिया ही बदल दे। क्या आपने कभी फेमस सेलिब्रिटीज को सस्ते या ऑर्डिनरी कपड़े पहनते देखा है? ऐसे कपड़े या एक्सेसरीज जो सिर्फ 200-300 रुपए की हो? आई नो, नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे सेलिब्रिटीज हैं ही नहीं। कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर होने के बाद भी सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उन्हें ब्रांडेड क्लोथ्स, फॉरेन ट्रिप्स, करोड़ों का बंगलो, ये सब नहीं चाहिए होता, बल्कि वो अपनी लाइफ बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही जीते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि बाकी सेलिब्रिटीज ऐसा क्यों नहीं करते? क्या उनका लाखों रुपए के कपड़े पहनना जरूरी है? क्या उन्हें सस्ते कपड़े पसंद नहीं आते? इस बात को हम जरा एक अलग ढंग से भी समझने की कोशिश करते हैं। आप जब किसी मॉल में जाते हैं तो वहां बेकार से बेकार कपड़ा भी आपको बहुत महंगा मिलता है और वो दिखने में चाहे कितना ही बुरा हो, आप खुद से यही कहते हैं कि अरे ये तो ब्रांडेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उस कपड़े को उसकी क्वालिटी से नहीं बल्कि उसके ब्रांड और खरीदी जाने वाली जगह से एसोसिएट कर लिया है। अगर मॉल से कुछ खरीदा है तो इसका मतलब वो अच्छा ही होगा, और अगर स्ट्रीट से खरीदा है तो खराब या चीप क्वालिटी। अब जरा सेलिब्रिटी वाली बात पर वापस आते हैं। हमने सेलिब्रिटीज को भी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से एसोसिएट किया हुआ है।
अगर कोई सेलिब्रिटी महंगी गाड़ियों में घूमता है, महंगे कपड़े पहनता है, फॉरेन ट्रिप्स पर जाता है, तो ठीक है। लेकिन वहीं अगर वो कोई सस्ते से कपड़े पहनकर बाहर निकलेगा तो हम कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी होकर भी कोई फैशन सेंस नहीं है, क्या मतलब इतने पैसे कमाने का। और यही हमारी प्रॉब्लम है, एसोसिएशन हर जगह सही नहीं होता। हम अक्सर अपने एक्सपीरियंस और सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स के बेसिस पर एक थॉट बना लेते हैं कि कोई चीज ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन कभी उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते, कभी उसे अलग नजर से नहीं देखते। जरूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग सोचते हैं वही सही हो, कभी कभी मेजॉरिटी गलत भी होती है। सेलिब्रिटीज भी इंसान हैं, उनका नॉर्मल कपड़े पहनना इज ओके। मॉल के प्रोडक्ट्स की जगह स्ट्रीट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होना इज ओके। किसी का 40 की एज में शादी करना इज ओके। इसीलिए अपने एसोसिएशंस पर एक बार गौर करके सोचिएगा जरूर कि क्या वो सही हैं। हम उम्मीद करते हैं चार्ली मंगर के ये 7 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको अपनी लाइफ में बहुत काम आएंगे और इन फैक्ट्स को सीखकर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे।